नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है वो आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे के एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिए हमने कई सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज जो चैप्टर चलने वाला है वो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल चलने वाला है। और इस ग्रेविटेशनल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो जितने साथी हैं चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपके अपने साथी इस वीडियो का लाभ ले पाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो जो सारी क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए, जो चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए क्लासेस जो चल रही हैं आप उनको यहाँ पे साथियों को बुलाकर उनको यहाँ पे इनवाइट कर पाएं और वो यहाँ पे लाभ ले पाएं कि हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो कितना इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सेट चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस जो कराई जा रही है, वो प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कराई जा रही है, जिससे आप पता कर पाएं कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने जाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अगर मैं ग्रेविटेशनल की बात करूं, अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक फोर्स है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अपने आप में ये फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कैसा फोर्स है, ये आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का फोर्स है। तो ये कैसा फोर्स है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, यानी आकर्षण का फोर्स है। ठीक है, आकर्षण का बल है, इसलिए आप इसको अलग करोगे तो गुरुत्व प्लस आकर्षण से बनता है। तो यहां पे ग्रेविटी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिस वजह से ये बल हमें महसूस होता है। ठीक है, एक होता है आपका मीडियम, यानी यहां पर मीडियम की बात करें तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं बात करूं कि ये कैसा फोर्स है, ये वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, यानी कहेंगे दुर्बल बल माना जाता है। दुर्बल बल का मतलब है कि यहां पे कमजोर बल है, और कमजोर बल के लिए मैं अगर मैं बात करूं तो कैसा, ये आपको महसूस नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि आपका यहां पे दो पिंड हैं, दो आपके पिंड हैं, जैसे माना आपका एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है इसको पिंडों को, या फिर हम लोगों के लिए, हम भी क्या है, हम भी आपके पास में क्या है, पिंड है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, द्रव्यमान है। तो ये निर्भर किस पे रहता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर होता है। और यहाँ पे कोई भी द्रव्यमान के दो पिंड होंगे, उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्शन फोर्स, आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है जो आपको महसूस नहीं होता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास ले रहा हूं, आप अपने जहां से आप पढ़ रहे हो वो जगह होगी, वहां पर क्या होगा, दोनों लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन हमें यहां पे महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, दुर्बल बल है या फिर वीकेस्ट फोर्स है। अगर यहां पे कोई पिंड मेरे पास में भी है, या फिर मैं कहूं मैं और ये कैमरा के बीच में जो लग रहा है वो भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। मैं और इसके बोर्ड के बीच में भी आपका फोर्स लग रहा है, ये भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना तेज नहीं है या इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक दूसरे को खींच पाए। अब मैं आपसे कहूं यहां हूं और आप मान लो अमेरिका में या फिर कहीं और कंटिनेंट पे बात करूं, तो हम दोनों के बीच में भी क्या फोर्स काम कर रहा है, हम दोनों के बीच में भी वीकेस्ट फोर्स का मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लग रहा है जहां पर जिसके पास में द्रव्यमान है। तो जिसके पास में द्रव्यमान होगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। इसी को बात कर बताई थी न्यूटन ने, और न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी दो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड हैं जिनके पास में अपना जो द्रव्यमान होता है, मैंने माना m1 और m2 है, और इन कुछ ना कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, तो यहां पे क्या होगा, F जो होगा, इन पर जो लगने वाला बल है वो इन द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे F बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का जो फॉर्म साइन है इसको मैं हटा दूंगा, तो यहां पे G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर निकल के आएगा, जहां पे कैपिटल जी है वो क्या है, वो कैपिटल जी जो है यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, या फिर कहेंगे ये आपका नियतांक है। और ये कांस्टेंट कौन सा है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और अगर मैं बात करूं कैपिटल जी की, भले ही इसको किसने बताया हो, इसको बताया हो न्यूटन ने, तो लेकिन यहां पे जी के बारे में बताने वाले कौन थे, वो थे आपके हेनरी कैवेंडिश। कौन थे, हेनरी कैवेंडिश थे। इन्होंने जी की वैल्यू को मीजर किया था। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसमें कैपिटल जी का जो वैल्यू है, वो कैपिटल जी की वैल्यू को बताने वाले कौन थे, हेनरी कैवेंडिश थे। ठीक है, इतनी बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, जिससे आपको जो पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर चलने वाला है, इस चैप्टर से आपको जुड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, कोमल गुड इवनिंग। कोमल सर जी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा यह क्या है, थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या हम किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ऋतु कुमारी गुड इवनिंग। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दिए गए दो कथन ए और बी, हमारे पास में दो कथन है, एक ए है और एक बी है। ए और बी में से कौन सा या कौन से सत्य है, इनमें से दोनों में से कौन से सही हैं, इसके बारे में बताना है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पूछा क्या है इन्होंने कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। क्वेश्चन क्या है, हमें बताना तो सही है कि कौन सा सही है, लेकिन पूछा है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ए क्या कहता है आपका, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है। और बी कहता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे आनुपातिक है। ठीक है, और यहां पे आपको बताना है कि ए और बी में से कौन सा सत्य है, या दोनों सही है या कोई एक सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पे बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। कोई आंसर नहीं आया। शिखा कुमारी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कहता है कि ए और बी दोनों सही हैं। तो मैं आपको अभी यही चीज आपको बता रहा था कि जब भी मैं ए और बी के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जब भी मैं ए और बी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F बराबर क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान। तो मैंने बोला कि आपके पास में दो वस्तुएं हैं, उनके पास में कोई ना कोई द्रव्यमान है, और ये किसी ना किसी बीच की दूरी यानी किसी ना किसी दूरी पे रखे हुए हैं। तो पहला कहता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है। और सीधा आनुपातिक का मतलब है यानी समानुपाती है, यानी समानुपाती का मतलब हो गया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये फोर्स के समानुपाती है। ठीक है, m1 m2 यहां पे किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती है। दूसरा कहता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे आनुपातिक है। जो लैंग्वेज ऊपर लिखी है वही लैंग्वेज आपकी बी में लिखी हुई है। अब आप बताओ, अगर ये सीधा आनुपातिक हो जाएगा बीच की दूरी के वर्ग के, तो बताओ ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे f जो होता है वो किसके अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधा आनुपातिक ना होकर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे ये सही होगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे बी पॉइंट कह रहा है वो बी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ए सही है और बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे सीधे आनुपातिक नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि ये एफ जो होगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², या f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर r² के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने अभी ही तुरंत ही बताया था। आप कह रहे थे कि सर ये सीधा क्वेश्चन लेके आओ, ये मैंने अभी ही बताया तुरंत ही, और तुरंत में ही आपका आंसर हो गया गलत। और अगर गलत हो गया तो आप देख लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अब आता है ये
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है ये बताना है। और लालू यादव, हेलो भाई लालू यादव, मुझे लगता है मैंने पहली बार आपको यहाँ पे देखा है इस चैनल पे, और अगर आपने चैनल में पहली बार हो तो इसका मतलब है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन अपने साथियों को शेयर भी करना है, जिससे कि वो आगे जो साथी हैं आपके वो यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, पूजा सिंह गुड इवनिंग। ऋतु कुमारी ने बताया ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अब मैंने आपकी बताया था जो g की वैल्यू है वो g की वैल्यू की बात करें, या फिर मैं कहूं कि f जो होगा वो क्या होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो होता ही है। यहां पे बोला गया g का मात्रक क्या होगा, तो यहां पे अगर मैं g की वैल्यू निकालूं, या वैल्यू का मतलब है इसको अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख लूं g इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर और m1 m2, तो यहां से मैं मात्रक निकाल सकता हूं। f का मात्रक यानी फोर्स है तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, r है दूरी, तो दूरी को मैं कैसे लिखूंगा मीटर में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 क्या है मास है, दोनों मास का मतलब क्या है ये किलोग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, और यहाँ पे दो हैं तो दोनों का मतलब हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। kg-2 का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम को ऊपर ले जाया गया है, जिस वजह से kg-2 का यूज किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो बिल्कुल सही है। शिखा कुमारी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया न्यूटन, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे m1 m2 हो गया किलोग्राम स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, और इसकी जो घात है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, यानी घात माइनस में हो जाएगी, तो आंसर यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। लालू यादव बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बहुत सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। ग्रहों की नियमों की जो गति है उसके बारे में खोज किसने की थी। ग्रहों की जो गति होती है, प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, उसके बारे में किसने खोजा था, ये आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन, और डी है यहाँ पे केपलर। और शिवा राजपूत ने आंसर दिया है, पूजा सिंह ने आंसर दे दिया बी आंसर, ऋतु कुमारी का आंसर है डी। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, डी आंसर आया है। जिन लोगों ने यहाँ पर डी आंसर दिया है केपलर, वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केपलर होगा, आइंस्टीन नहीं होगा। आइंस्टीन किसने बताया है, पूजा सिंह, आइंस्टीन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो केपलर के ग्रही गति के नियमों की खोज, यानी केपलर ने ग्रह के गति के नियमों के बारे में खोज की थी। और इन्होंने कब की थी, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1609 यानी 1609 में की थी। और मैं आपसे बोलूं कि कोई भी इंसान आता है, कोई भी साइंटिस्ट आता है, तो वो हमेशा अपनी स्टडी को किसी ना किसी टाइटल के साथ में छापता है, यानी पब्लिश कराता है। तो किस टाइटल के साथ में, जैसे आपके न्यूटन ने प्रिंसिपिया लिखी थी, तो वैसे ही यहाँ पे ग्रहों की गति के नियम के लिए केपलर ने भी एक बुक लिखी थी। और वो बुक का नाम क्या है, वो इस बुक का नाम है एस्ट्रोनोमिया नोवा। तो ये बुक है जिस बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया, जिसमें इन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किस केपलर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो वो एस्ट्रोनोमिया नोवा है। और एस्ट्रोनोमिया नोवा में किसके बारे में बताया, तो ग्रहों की गति के बारे में बताया। और इन्होंने ग्रहों की गति के नियम की बात की, और इन्होंने कितने नियम बताए, तो नियम बताए इन्होंने कितने, 3 नियम बताए, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। और लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि कक्षाओं का नियम, यानी कैसी कक्षा है, कैसा ऑर्बिट है, तो वो आपका कैसा है पाथ, एलिप्टिकल पाथ है। तो कक्षाओं का नियम पहला नियम है। दूसरा है आपका एरियल वेलोसिटी, यानी जो है कौन सा नियम है, एरियल वेलोसिटी का मतलब हो गया क्षेत्रीय चाल का नियम। और क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है प्लेट, जो आपके प्लेनेट्स होते हैं वो। ठीक है, और तीसरा नियम क्या था, परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। तीसरा क्या कहलाता है, परिक्रमण काल का नियम कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा दूरी होगी और उतना ही यहाँ पे परिक्रमण में टाइम
लगेगा। ये बात किसने बताई? ये बात बताई केपलर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये तो मुझे लगता है आप सब लोग आंसर बता दोगे। चित्रांशी चौहान नमस्ते भाई। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। शिवा राजपूत, चित्रांशी चौहान बिल्कुल केपलर, पूजा सिंह आंसर डी, शिखा कुमारी का आंसर 3 है। सर मैं 2 का भी बताई थी। अच्छा बताया होगा, निकल गया होगा आपका यहाँ से। क्या है कि कैप जो थोड़ा सा एलईडी हमारी आज दिक्कत कर रही है, जिस वजह से कमेंट नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं इसी वजह से फ़ोन को लेके बैठा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो क्या है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल चित्रांशी चौहान, लालू यादव बी आंसर, और ASP का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी आपका रेलवे में ALP में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने आ चुका है। तो बताना यहाँ पे कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। अभी हमने क्या देखा था, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे थे। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, यानी अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पे कौन सा सही होगा? उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक, आनुपातिक का मतलब प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल। ठीक है, और बी कहता है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चित्रांशी चौहान ए आंसर बता रहे हैं, शिवा राजपूत बी बता रहे हैं, लालू यादव बी बता रहे हैं, रितु कुमारी का बी आंसर है। तो जो लोग बी के साथ में हैं वो यहाँ पे सही है, क्योंकि मैंने इसके बाद में कोई और ऑप्शन नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे आंसर यहीं पे मिल चुका है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के आनुपातिक। तो मैंने क्या बताया था, F जो इक्वल है या समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के गुणन के, द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो ठीक है, दो वस्तुएं हैं, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। एक इसकी m1 द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है, इसकी बीच की दूरी क्या है? r है। तो F जो होगा वो क्या होगा? m1 m2 यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। और दूसरा क्या है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर हम कह सकते हैं क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी से आपका नियम निकल के आया, जो क्या है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ब्रह्मांड में किसी भी कोने पर हो, या आपके पास में अगर द्रव्यमान है, तो आपके बीच में यानी किसी दो पिंडों के बीच में क्या लगने वाला है? एक बल लगने वाला है, जो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जांपल अभी दिया, ब्रह्मांड के अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं पृथ्वी की बात करूं, तो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं स्टूडियो से, आप अपने घर से देख रहे हो, तो दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो भी आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ही है। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए कि कोई अदर कॉन्टिनेंट पे, अदर महाद्वीप पे अगर कोई व्यक्ति है, तो हम दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है? एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में भी क्या है? एक द्रव्यमान है, दोनों का अलग अलग द्रव्यमान है, और जिसके पास में भी द्रव्यमान होगा उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और हमारे बीच की दूरी क्या है? अब ये दूरी डिसाइड करेगी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है या फिर यहां पे कम है। वैसे भी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैसा फोर्स होता है? वो वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है सर, मेरा कमेंट लेट जा रहा है। शिखा कुमारी का ऑप्शन नंबर ई 5 का ए। अनुष्का यादव गुड इवनिंग सर, मुझे भी LP देना है सर, फिजिक्स वीक है मेरी। कोई बात नहीं है, फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ अनुष्का यादव। चलो, और जो यहाँ पे वीडियो अगर आपका किसी का पीछे चल रहा है वो आगे कर ले। आगे बढ़ते हैं अगले पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है यानी कांस्टेंट जो है, जो मैंने अभी बताया कि F जो है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के और उनके बीच की दूरी के समान या व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से क्या निकल के आया? कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर निकल के आया, जो क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। जहां पर कैपिटल G की बात करेंगे, G क्या है? आपका कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप का कांस्टेंट है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी गुरुत्वाकर्षण
नियतांक कहलाता है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को बताने वाले कौन थे, तो इस वैल्यू को बताने वाले कौन थे, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, और हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू के बारे में बताया, और बताने के बाद में उन्होंने प्रूव किया कि कितनी है, तो इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या बताई। अब आपको आंसर देना है, मैंने बाकी चीजें थी वो आपको बता दीजिए। पूजा, चलिए ओके। चित्रांशी बताइए आंसर क्या होगा इसका, पढ़ो जल्दी से और आंसर दो। ऋतु कुमारी का आया है 6 का सी, और चित्रांशी चौहान का आया है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ या बी के साथ में हैं, तो मैं बता दूं कि इसमें से एक सही होगा, और वो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आया, ये निकल के आया। बाकी इस जगह पे देखोगे तो मीटर स्क्वायर पर केजी ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर क्यू है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है प्लस में है, इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, अब आगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे, और तरीके क्या है उनके पूछने के। तो यहाँ पे क्या है, दूरी, जो दूरी है उसको घटाना, दूरी के अलावा यहाँ पे द्रव्यमानों को बढ़ाना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी आपका एएलपी में आया है, और एएलपी 2018 के में क्वेश्चन ये आया हुआ है, जिसमें क्या पूछा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुएं हैं, उन दोनों के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। अब r की जगह पे क्या यूज होगा, 2r यूज होगा। तो इन दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। बता दीजिए क्या आंसर होगा आप जल्दी से। हाँ जी बताइए आंसर। शिखा कुमारी, पूजा सिंह, चित्रांशी चौहान, ऋतु कुमारी, अनुष्का यादव, एएसपी, शिवा राजपूत, लालू यादव, क्या आंसर होगा इसका। एएसपी ने बता दिया ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, यही आंसर पूछा गया है। बता दीजिए, और कोई बताएगा इसका आंसर। लालू यादव बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऋतु कुमारी ने बताया 7 का ए कि गुणन में बढ़ेगा। चलिए तो मैं बता दूं यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको पता है कि जो दूरी होती है वो बी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, ये बात हमें पता है। दूरी क्या करनी है, दुगनी करनी है। अगर दुगना कर दूंगा तो मैं आर के जगह पे क्या यूज करूंगा, आर की जगह पे अब मैं 2r यूज करूंगा, यही तो करूंगा, यही तो मुझे करना है यहाँ पे। अब क्या होगा, तो f जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r की जगह पे अगर मैं 2r यूज करूंगा और 2r की जगह पे यानी 2r का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर होगा। अगर ये 4r स्क्वायर है तो यहाँ पे आप ये बताओ कि 4 के गुणन में यानी 4 गुना तो होगा, यहां से मुझे पता चल गया कि 4 गुना होगा, लेकिन 4 गुना बढ़ेगा या कम होगा ये और बताना है। तो 4 गुना कम होगा या बढ़ेगा ये कैसे बताएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 कहां पर है, नीचे की साइड में है, और यहां पे नीचे की साइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दूरी है बढ़ा देगा, क्योंकि दूरी में ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूरी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो बता दीजिए गुणन में यहां पे 4 गुना कम होगा या 4 गुना बढ़ेगा, तो आपको खुद पता चल गया होगा कि दूरी में 4 का मल्टीप्लाई और हो रहा है। अगर दूरी मान लो 10 किलोमीटर की है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 किलोमीटर की हो जाएगी, और अगर वो 40 किलोमीटर की हो जाएगी तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जितना ज्यादा दूरी होगी उस पर फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, तो गुरुत्वीय बल जो है वो 4 के गुणज में क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, या फिर दो, ये तो दो वाले तो गलत हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला है आपका बढ़ेगा और डी कह रहा है घटेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 के बल में यानी 4 के गुणन में या फिर 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऋतु कुमारी, नेटवर्क इश्यू है सर जी आज तो मेरा, भाई नेटवर्क इश्यू तो रहता ही है भाई, वाईफाई है, या फिर कह सकते हो कि आज के इंडिया की बात करें या इंडिया की मैं बात करना नॉर्मली अपने यहाँ भी बात करूँ तो मेरे यहाँ भी यार नेटवर्क इश्यू रहता ही है। अब बस बदलते रहो, कभी जियो को लगवाओ कभी एयरटेल को लगवाओ, यही करते रहते हैं।
बिल्कुल ए आंसर गलत है पूजा सिंह, ए आंसर नहीं होगा, कम होगा शिखा कुमारी। अब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे क्या है, बस इतना याद रखना है कि दूरी जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैं दूरी को बढ़ा दूं तो दूरी को बढ़ाने पर फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। दूरी घटेगी तो फोर्स ज्यादा होगा, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मैंने दूरी को क्या कर दिया, बढ़ाया, आर की जगह पे मैंने 2r का यूज किया। और अगर मैंने 2r का यूज किया तो यहाँ पे दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने पर ये क्या है, 2 है, लेकिन होगी क्या 4। लेकिन 4 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। और डिवाइड में अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टी जो आपका फोर्स है वो कम ही होगा। और अगर कम होगा तो कितना कम होगा, 4 गुना, यानी 4 गुना कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया, इसमें अब और कुछ जो पहले आपका दुगना हो रहा था दूरी, यहां पे क्या कर दिया गया है, द्रव्यमान को गुना कर 3 गुना कर दिया है। यदि वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो वस्तुओं के द्रव्यमान की बात आ रही है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, यानी 2 पिंड हैं, अगर ये आपका एक पिंड और एक पिंड ये, तो इन दोनों की जो द्रव्यमान है वो क्या हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं। पहले ये क्या था, m1 और m2 थे, अब ये क्या हो जाएंगे, 3m1 और 3m2 हो जाएंगे। तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, कैसा होगा, ए कह रहा है दुगना हो जाएगा, बी कह रहा है समान रहेगा, सी कह रहा है यहाँ पे 9 गुना और डी कह रहा है 3 गुना। तो क्या आंसर होगा, सर कहां से हो, अभी तो मैं यूट्यूब से हूं। पूजा सिंह कोई बात नहीं है, गलत हो गया, ऋतु कुमारी का सी आंसर है, लालू यादव का सी आंसर है। तो लालू यादव, वैसे मैं कहाँ से हूँ, सभी को यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी को पता है कि जिसे हम कांच की नगरी कहते हैं, और कांच की नगरी का नाम है फिरोजाबाद, ठीक है, जिसका आज जो नाम है वो प्रेजेंट टाइम में नाम जो चेंज हो रहा है वो भी चंद्रनगर होता जा रहा है। ये भी अब मैंने आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें बता दी। अब आपकी बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती होगा, ये तो हम जानते ही हैं, किसके, m1 और m2 के होता है। अब मैं इसकी जगह पे क्या यूज करूं, m1 क्या है मेरे पास में, 3 है, तो 3m1 यूज कर लूंगा। m2 क्या है मेरे पास में, ये भी 3 है, तो मैं भी इसकी जगह पे 3m2 यूज करूंगा। लेकिन मेरे पास में इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा m1 m2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है, यानी समानुपाती है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई से आएगा, इसका मतलब है फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो बल क्या हो जाएगा, बल यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत, बाय बाय, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा भाई पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसका रीजन है कि आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और अगर पढ़ा नहीं है तो पहले थोड़ी सी थ्योरी अगर मालूम होगी तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ, जैसा पूछ रहा है वही रख रहा हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, वही सेम फॉर्मूला यूज होना है, एक ही फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण का, उसी में यूज करते रहो। कभी द्रव्यमान को बढ़ाओगे, कभी द्रव्यमान को कम करोगे, कभी दूरी को बढ़ाओगे, कभी दूरी को कम करोगे। दूरी बढ़ेगी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा तब भी फोर्स घटेगा बढ़ेगा। बस फर्क इतना है कि अगर मैं दूरी को बढ़ा दूंगा तो फोर्स वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कम हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं द्रव्यमान को बढ़ा दूंगा तो वो प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, तो वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। बस इतना सा है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन होते रहते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको यहां पे क्या दिया गया, कथन दिए गए हैं, और कथन में पूछा क्या गया है, कौन सा कथन गलत है या फिर कौन से कथन गलत हैं। तो मुझे यहां पे बताना क्या है, गलत आंसर बताना है। गलत कौन सा है, देखो पढ़ो, गलत देने में तो आप एक्सपर्ट हो, सभी एक्सपर्ट होते हैं कि भाई हमारे पास में 4 क्वेश्चन, अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में से हमारे पास में तुक्का लगाएंगे तो गलत होगा, हमें नहीं आ रहा तब भी गलत होगा। तो गलत लगाने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर उसने गलत पूछ लिया तो हम गलत भी नहीं बताएंगे, फिर हम सही बताने में एक्सपर्ट नहीं है, फिर क्या है, सही बता देंगे तुरंत ही। तो यहाँ पे क्या है, जैसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा हम वो नहीं बता पाएंगे, चाहे हमसे गलत पूछो चाहे सही पूछो। गलत पूछोगे तो सही बताएंगे, सही पूछोगे तो गलत बताएंगे। हम खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वहीं पर यहाँ पे दूरी की बात आ रही है तो दूरी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बता दो क्या आंसर होगा, मन लगाकर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल
मन लगाकर दूसरा होता है इंटरेस्ट। अगर मेरे को इंटरेस्ट आएगा, आएगा का मतलब कि मैं इंटरेस्ट लाना चाह रहा हूं। एक चीज होती है ना कि इंटरेस्ट लाना खुद से पड़ता है। देखो दो तरीके से इंटरेस्ट होते हैं और दो ही तरीके से मोटिवेशन मिलता है, और दोनों तरीके मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन हो या फिर इंटरेस्ट हो, ये दोनों चीजें अगर खुद से आती हैं, खुद से आती हैं तो आपको कोई भी पढ़ाए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है, हमारे अंदर उसके लिए इंटरेस्ट है, तो कोई भी पढ़ाए मुझे वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर मैं उसे समझना नहीं चाह रहा तो नहीं आएगा। दूसरा एक मोटिवेशन होता है जो दूसरा देता है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, ये नेगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद में सब खराब लगता है। थोड़ी देर के लिए कहते हैं जोश आ गया, जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में वो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। इसलिए जो भी मोटिवेशन हो, जो भी इंटरेस्ट हो, वो खुद से जागेगा, वही काम करेगा। और यहां पे आपको आंसर देना है क्या, शिव राजपूत, डी आंसर, डी आंसर 9A शिवा राजपूत, और पूजा सिंह का आंसर है डी। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है तो मैं देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। पहला कहता है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। तो चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है, कैपिटल जी। और हमेशा याद रखना कैपिटल जी जो होता है वो हर जगह कैसा होता है, हर जगह समान होता है। समान का मतलब है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, कैपिटल जी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अब अगर चले जाओ तो कैपिटल जी का मान नहीं बदलने वाला है। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो जी का मान चाहे चंद्रमा की बात करें, चाहे वो बृहस्पति की बात करें, चाहे वो आप स्पेस की बात करें, चाहे आप किसी भी और अदर कोने पे जाके पढ़ करें, तब भी कैपिटल जी का मान नहीं बदलेगा। तो पहला तो यहां पे सही है, लेकिन मुझे तो गलत बताना है ना। बी कहता है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान क्या है, 2 किलोग्राम है, उनके बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये है, ये बताना है सही है या नहीं। तो मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। कह रहा है कि 1 मीटर दूरी क्या है, 1 मीटर की है, और यहां पे द्रव्यमान क्या है, m1 भी क्या है 2 किलोग्राम है, और m2 भी क्या है 2 किलोग्राम है। ठीक है, तो F क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, और ये मल्टीप्लाई करके m1 और m2 का ये हो जाएगा 4, और आर स्क्वायर होता है 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा। आंसर करेंगे तो 4 से 24 यानी आंसर हो जाएगा 26। तो ए भी यहाँ पे सही है, बी भी सही है। तीसरा कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में ही नहीं, ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे मान्य है। चाहे मैं यहां पे हूं, चाहे मैं किसी और कोने पे हूं, अदर कोने पे भी जा सकता हूं, पृथ्वी के कोने पे भी चला जाऊं, तब भी आपका क्या यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। जिसके पास में द्रव्यमान है, जिसके पास में द्रव्यमान होगा, उसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही। दो वस्तुओं के बीच में अगर द्रव्यमान है तो बल लगेगा। तो यहां पर सी तो आपका हो जाएगा गलत। डी कह रहा है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो एफ जो होता है क्या होता है, एफ समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के, ये होता है ये। तो आंसर क्या बचा मेरे पास सी, यहां पे गलत आंसर हो जाएगा केवल सी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर है। शिवा राजपूत का आता था ए, तो शिवा राजपूत आपका ए है, बी सी डी गलत हो गए। चित्रांशी चौहान ने बताया था बी, बी है आपका सी और डी। चित्रांशी चौहान आपका भी गलत है, ऋतु कुमारी आपका भी गलत है, चित्रांशी चौहान सी डी, ऋतु कुमारी सी गलत है। चलिए अब तो चेंज हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए, तो एफ कैसा हो जाएगा, फोर्स कैसा होगा, बता दीजिए कितना गुना होगा।
यहाँ पे ना तो ये पूछा है ज्यादा, ना ही ये पूछा है कम, बस पूछा है कितने गुना हो जाएगा। तो बता दो क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने है, जल्दी से बताइए। सब गलत है। हाँ जी, मुझे लगा मेरा डाटा खत्म हो गया भाई, अब तो सही हो गया होगा। डेटा खत्म नहीं हुआ, बस वीडियो रुक गई थी किसी वजह से, तो मैं सामने अब आपकी वीडियो चल रही है। मैं सोचा मेरा ही नेट चला गया। यहाँ सबका ही नेट जा रहा है, खुद आप लोग भी देख रहे हो, आपका भी नेट जा रहा है, हमारा खुद चला जा रहा है। चलो इसकी बात करते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना हो जाए, यहाँ पे क्या है, दूरी क्या हो जाए, दूरी सामान्य दूरी से कितना हो जाए, 6 गुना हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अगर मैं बताऊं तो फोर्स, वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता ही है। अब यहाँ पे दूरी को मैं क्या कर दूं, दूरी को 6 गुना कर दूं, 6 गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो f हो जाएगा या f2 हो जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आर स्क्वायर। ठीक है, तो F1 F2 हमने निकाल लिए। अब यहाँ से आप देखो ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू क्या है, F1 की भी है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, F2 इक्वल टू F1 अपॉन 36। और जो मैंने F1 का जो यूज किया है वो इस F के लिए किया है, और इस F के लिए जो यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, 1/36 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/36। और जिनका 1/36 था वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, 1/36 होगा। शिखा कुमारी, ऋतु कुमारी, आप सही है, आप सही है, आप तो वीडियो चल रही होगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे फोन में खुद चलने लगी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है। दो निकाय हैं, दो पिंड हैं, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, वो कितना है, 1/9F है। तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहां पे हमसे दूरी पूछी गई, इतनी देर से हमें दूरी बढ़ा के बोल रहा था कि दूरी दुगना कर दी, दूरी 4 गुना कर दी, दूरी 6 गुना कर दी। अब यहां पे क्या किया है उसने, उसने फोर्स को कर दिया, फोर्स को 9 गुना या फिर 1/9F कर दिया है। अब यहां पे हमें दूरी निकालनी है, बताइए अब दूरी क्या होगी। हाँ, 1/36 गुना उसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर बताना है क्या होगा। यहां पे क्या है, दो निकायों के बीच का आकर्षण बल है, इसको क्या कर दिया गया है, 1/9F कर दिया गया है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये F है, ये F का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये नॉर्मल अब तो रट भी गया होगा कि आपका यही है R1 स्क्वायर। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको R1 स्क्वायर लेके चलता हूं, ठीक है, R1 स्क्वायर। अब यहां पे क्या करना है मुझे, फोर्स की जगह पे, यहां पे फोर्स की जगह पे क्या करना है, 1/9F का यूज करना है, क्योंकि F जो दिया है हमें वो क्या दिया गया है, 1/9F दिया गया है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, F की जगह पे अब क्या करना है, 1/9 का यूज कर लो, तो F/9, ठीक है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन, इसको मैं R2 स्क्वायर लेके चलता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब बस आपको ये वैल्यू रखनी है किसमें, इसमें पहले और समीकरण दूसरे समीकरण की वैल्यू रखना है, F अपॉन F/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी m1 m2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी m1 से कैपिटल ये चल जा गया, बचा क्या, ये F से F चला गया। अब कितना बचा, ये 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 9 हो गया आपका ऊपर, और ये क्या बचा, R2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा R2 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, R2 इक्वल टू 9R1 स्क्वायर, और R2 यहाँ पे R2 स्क्वायर हो गया, R2 की वैल्यू क्या निकल के आई, 3R1 निकल के आई, क्या निकल के आ गई, ऑफ 3R1 निकल के आई। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 गुना हो जाएगा, क्या निकल के आया, 3 गुना। बिल्कुल, दर्शन राजपूत ने आंसर दिया है ए, पूजा सिंह ने आंसर दिया 3 गुना, चित्रांशी चौहान का आंसर है बी। तो जो लोग ए के साथ में उनका आंसर सही है, चित्रांशी चौहान ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो माइंड में आता है कि कहीं पर अगर आंसर ना आए तो आपको आंसर क्या लगाना होता है, 0 या फिर 1। ठीक है, तो हम लोग करते हैं ऐसा, मैं भी करता था कि मुझे अगर आंसर नहीं आ रहा, अगर वैल्यू दी है, 0 दिया है तो 0 लगाना है, 1 दिया है तो 1 लगाना है, सॉल्व भी नहीं करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एफ दिया मुझे, पहले हमें पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, ये मैंने पता है। अब मुझे करना क्या था,
जो फोर्स था अब दिया है कि अगर फोर्स को F/9 कर दिया जाए तब आपके लिए दूरी क्या होगी। तो यहां पे मैंने फोर्स की जगह पर इसकी जगह पर F/9 का यूज किया, यानी फोर्स मेरा F/9 हो गया। बाकी सेम रखा, R² मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि मुझे दूरी निकालनी थी। ठीक है, अब यहां पे मैंने वैल्यू को पुट किया है, बाकी F/F/9 में वैल्यू को रखा है। ये सारी आपस में जो कट गई, जो बचा वो क्या बचा, R2/R1²। ये R2² है। ठीक है, इसके बाद में यहां पे ये R2² इक्वल टू 9R1 आया था स्क्वायर, तो मैंने यहां पे स्क्वायर को ही हटा दिया, तो क्या निकल के आया, R2 इक्वल टू 3R1। इसका मतलब है क्या कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, इसमें से फिर आ गया, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, बताइए गलत क्या होगा। ये कहता है गुरुत्वीय त्वरण जो है यानी स्मॉल जी की बात आ रही है। अभी तक हम कैपिटल जी को पढ़ते आ रहे हैं, अब बात आती है स्मॉल जी की। अभी स्मॉल जी की बात करेंगे तो यहां बोला गया है कि गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बी कहता है गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और डी कह रहा है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार, यानी जो हमें आभास हो रहा है आभासी भार, उसके वास्तविक भार से, जो आपका रियल भार है उस भार से कम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, दर्शन राजपूत ने आंसर दे दिया है डी। ये क्या है, राधे राधे भाई वर्मा जी, राधे राधे। नहीं भाई स्टूडेंट्स हैं, दर्शन राजपूत डी आंसर। ठीक है, यहां पे देखो मैं बता दूं, गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात आती है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है ये क्या है, पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब आप क्या है पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर कोई वस्तु आकर गिर रही है, पृथ्वी के अंदर की बात भी करूं तो मैं यहाँ पे एक वस्तु आकर नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी इसे आकर्षित करेगी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, कैपिटल जी, यहाँ पे कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन R²। जो कैपिटल M है वो इसका है और स्मॉल m है वो वस्तु का है। अब आपको क्या करना है, ये वस्तु जब नीचे की ओर आएगी तो ये मोशन में होगी, तो मोशन में होगी तो इस पे फोर्स काम करेगा, और फोर्स जो काम करेगा वो क्या होगा, mg फोर्स काम करेगा। और mg होता क्या है, ये भार होता है, तो w बराबर हो जाएगा mg, यानी ये भार होता है। यहाँ पे मैं फोर्स को यहाँ पे इक्वल कर दूं तो इक्वल करने पर क्या होगा, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल या स्मॉल R² लेके चलते हैं। m से m कट गया, यानी जो ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान था वो तो यहाँ पे कट गया ना, अब बचा किसका, बचा केवल आपका पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये तो सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप बात करो तो स्मॉल जी कैपिटल G M अपॉन R² होता है, और ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी का त्रिज्या जो है वो आपकी बीच में यानी भूमध्य रेखा पर होती है। ध्रुवों पे त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अगर R का मान कम होगा तो G का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात यहाँ पे कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ध्रुवों पे R का मान क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, G का मान ज्यादा होगा। तो ये बात भी सही है, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो आपको पता ही सर्कल पे जो आपकी दूरी है वो क्या है, वो ज्यादा है, और अगर ज्यादा है सेंटर पे तो इसका मतलब क्या है, अगर R ज्यादा है तो G होगा कम। तो सी भी यहाँ पे क्या दे रखा है, सही दे रखा है। डी है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भार त्वरण से अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, किसी त्वरण से कोई वस्तु ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आभासी भार है वो कम नहीं होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वो हमें ज्यादा प्रतीत होगा। जब आप झूले पर झूलते हो ना, वो आपका जो झूला होता है ऊपर से इस तरीके से आसमानी झूला आपको गोल गोल घुमाता है, तो क्या होता है, जब वो क्या है एक त्वरण से आपको ऊपर लेके जा रहा होगा तो आपको क्या लगता है कि मेरा जो आभासी भार है, यानी भार तो था ही, लेकिन अब जो मुझे महसूस हो रहा है वो ज्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब वो वस्तु जब जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो आपको क्या लगेगा, मेरा भार कम हो गया है, मेरा भार अब कम
यानी मुझे महसूस कितना हो रहा है, मुझे कम महसूस हो रहा है। अगर वो और तेजी से घूमे तो आपको लगेगा मैं सीट से उठने ही वाला हूं। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहां पे क्या है कि जब आपका कोई वस्तु आपको त्वरण से ऊपर की ओर ले जा रही है तो आपका जो आभासी भार होगा वो कैसा महसूस होगा, वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ये बात आपको झूले से समझ में आ गई होगी। जब आप झूले पर ऊपर की तरफ जाते हो तब आपको क्या लगेगा, भार मेरा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही झूले से नीचे की तरफ आते हो, अब आओगे तो क्या होगा, तो आपको क्या महसूस होगा, भार घट रहा है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, बट मेरा डेटा खत्म होने वाला है, मेरा भी रुकने लगी वीडियो। क्यों भाई, चलो छोड़ो, बात तो हो रही है, बातें होने दो। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, ऐसा बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, या फिर मैं कह रहा हूं अर्थ है, तो अर्थ जो है इसका पूरा भार कहां पर काम करेगा, तो अर्थ के सेंटर पर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्थ है और अर्थ का सेंटर जो होगा, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। जो पूरा भार होता है वो पूरा का पूरा भार कहां पर कार्य करता है, वो सेंटर की ओर कार्य करता है। अब मैं आपको इंसानों की बात करूं तो इंसानों की बात तो मैं यहां पे करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इंसानों का पूरा भार जो होता है ना, वो इंसानों की नाभि पर केंद्रित होता है। जो इंसान की नाभि होती है उस पर केंद्रित होता है। तो जो वो क्या है हमारा, वो हमारे लिए गुरुत्वीय केंद्र है। तो इसी तरीके से पृथ्वी की बात करूंगा तो पृथ्वी का क्या सेंटर क्या है, तो पृथ्वी का सेंटर क्या है, गुरुत्वीय केंद्र जो है वो आपका, पृथ्वी का सेंटर जो है वो ही हमारा गुरुत्वीय केंद्र यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। सर मेरा डेटा नहीं चल रहा है। अब डेटा तो मेरा खुद का नहीं चल रहा है, मैं क्या कहूं। ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम, एक वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। द्रव्यमान दे रखा है 10 केजी और यहां पे मुझसे पूछा गया है क्या, कि इसका भार क्या होगा बता दीजिए, और मुझे स्मॉल जी की वैल्यू दी है 9.8। अब इसको आसानी से आप निकाल लोगे क्योंकि भार का फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर निकाल लो। और झांसी सिटी आ चुकी है, झांसी सिटी हेलो, आज क्लास को क्या हो रहा है सर। भाई ये तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं देखो जब मेरी क्लास रुकी थी तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अभी मेरी क्लास बिल्कुल सही चल रही है और मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं फ़ोन पे इसी वजह से देख रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क का इश्यू रहता है, उस नेटवर्क के इश्यू को मैं यहाँ पे इसी वजह से देखता रहता हूँ कि कहीं वास्तव में ऐसा है तो नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे मेरे यहाँ पे नेटवर्क अगर इश्यू आएगा तो क्लास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म का मतलब बिल्कुल वीडियो रुक जाएगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, झांसी सिटी का आंसर आ चुका है ए, और ऋतु कुमारी का आंसर है 98। एएसपी बता रहे हैं सी, ऋतु कुमारी बता रहे हैं 98 केजी। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या होगा, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mg। भार क्या होता है, भार होता है आपका mg, जिसमें आपका मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लाई होगा। जहां पर ग्रेविटी ज्यादा वहां पे आपका भार क्या होगा, कम हो जाएगा। जहां पे ग्रेविटी कम होगी ग्रेविटी ज्यादा होगी तो भार बढ़ जाएगा, और ग्रेविटी कम होगी तो भार घट जाएगा। लेकिन मुझे यहां पे ग्रेविटी के बारे में पहले से ही दिया है, ग्रेविटी मुझे दी है 9.8 और मास कितना दिया है मुझे, 10 केजी का मास दिया है। तो 10 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 98। अब आपको बताना है कि केजी होगा या फिर न्यूटन होगा। तो ये बात याद रखना कि W जो है वो अपने आप में क्या है, फोर्स है। फोर्स है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब क्या है, 98 क्या होगा, 98 न्यूटन होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं है, अगर हो रहा है तो इस पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब जिनका आंसर 98 न्यूटन है वो बिल्कुल सही है। शिखा कुमारी ने आंसर दिया डी, पूजा सिंह का बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहां पे बताना है कौन सा जो कथन है वो आपका यहां पे गलत है। 4 कथन आपको दिए गए हैं,
अब हमें यहाँ पे गलत को चुनना है, और जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है कि ये गलत है या फिर ये गलत है। ठीक है, सही नहीं पता होता लेकिन गलत जरूर पता होता है। यहाँ पर ए की बात करें, जैसे मैं चलिए छोड़िए क्योंकि सुबह ऐसी बात हो चुकी है। ए कहता है जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान जो है वो ऊंचाई के साथ जो है परिवर्तित होता है, यानी चेंजेस आते हैं। बी कहता है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बी ऐसा कह रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सी कह रहा है जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, डी कहता है पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो इनमें से क्या आंसर सही होगा? क्लास रुक कर चल रही है सर। ऋतु कुमारी ने दिया है सी, सेबा राजपूत डी बता रहे हैं, शिखा का आंसर आ चुका है डी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला दिया है जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। तो मैंने बताया ये क्या है आपका एक सरफेस, और इस सरफेस पर यानी पृथ्वी का सरफेस है, इस सरफेस पर आपका क्या है? पहाड़ है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यानी मान लो ये दिल्ली वाला एरिया है, या जिस जगह पर भी आप रहते हो, तो आप बता दो कहाँ कहाँ रहते हो, जल्दी से आंसर दो। जैसे मैंने बताया दिल्ली है, दिल्ली में आपका कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तब इसका जो भार होगा यानी जी का मान तब वहां पे कुछ अलग होगा। अब क्या होता है कि यहां से ये पहाड़ों की ओर जाता है, तो यहां पे क्या होगा? दूरी बढ़ेगी। किससे? इस सरफेस से दूरी बढ़ेगी। और अगर जी बढ़ता है यानी जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, स्मॉल जी का मतलब दूरी अगर बढ़ेगी, तो आप ये बताओ जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा कि नहीं घटेगा? दूरी बढ़ने पर जी का मान घटेगा। तो ये अगर मैदानों में है और ये पहाड़ों पर जा रहा है, तो इसका मान मतलब क्या है कि ऊंचाई पर जा रहा है, और ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? जी का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जी के मान में परिवर्तन होता है। ये बात सही है। ठीक है, लेकिन मुझे तो सही नहीं देखना ना, मुझे तो गलत पता करना है। बी कहता है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये बात आती है कि ये भी मैंने बताया कि ये क्या है? आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से कोई वस्तु यानी पृथ्वी के ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो पृथ्वी की ओर गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि ये पृथ्वी इसको आकर्षित करेगी। दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लगेगा? दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगेगा। लेकिन पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो इसका मतलब क्या है? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 जो है वो क्या है? m1 जो है वो मैंने माना पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, और m2 जो है वो इसका द्रव्यमान है। अब यहाँ पे जब ये नीचे की ओर गिरेगी तो इस पर भी फोर्स काम करेगा, और फोर्स जो काम करेगा यानी इसके पास में एक्सेलरेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा, यानी mg होगा। आप ये बता दो, अब दोनों को इक्वल कर लो। दोनों को इक्वल करने पर क्या होगा? mg इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने m2 यहाँ पे इसको माना, तो इसको m2g कर लूंगा, तो m2 से m2 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो कोई वस्तु अगर ऊपर से गिरती है, अगर ये मोबाइल है और ये पेन है, इन दोनों को मैं ऊपर से नीचे की ओर गिराता हूं, तो क्या होगा? तो यहाँ पे इन दोनों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी, दोनों एक साथ नीचे आके गिरेंगी। एक साथ का मतलब है इनको पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो क्या लगेगा? कैप स्मॉल जी लगेगा, और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8। तो इन दोनों को नीचे गिराने पर ये चाहे भारी क्यों ना हो और ये हल्का क्यों ना हो, दोनों गिरेंगे एक साथ, क्योंकि इनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। और जब उसे अपनी ओर खींच रही है तो एक्सेलरेशन से खींच रही है, और वो ग्रेविटी कितना है? तो ग्रेविटी है 9.8। तो 9.8 से ये नीचे आएंगे। ये बात समझ में आई? तो यहां पे क्या है? जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गलत हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। सी कह रहा है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किसके? पृथ्वी के। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब बात आती है पृथ्वी की गहराई में। तो आप पृथ्वी से ऊपर जाओ या फिर क्या हो? गहराई में जाओ, दोनों ही कंडीशन में आपकी दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो जी का मान चेंज होगा। चलो फोन चार्ज कर लें, क्लास पल्ले नहीं पड़ेगी। क्लास पल्ले इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, या फिर हो सकता है आप साइंस नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने की इसी वजह से हर क्वेश्चन पे टाइम ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
झांसी से हूँ, दिखाई नहीं देता है भाई, या पता नहीं फिर से बातें स्टार्ट होने लगी, इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 16, जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। आर का मतलब दूरी या फिर यहाँ पे त्रिज्या है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ए कहता है भूमध्य रेखा, बी है मकर रेखा, सी ध्रुव और डी है आपका कर्क रेखा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर आपको पता है ये अक्षांश होते हैं, ये है आपका क्या है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। चेंज कर लेते हैं कलर, तो ये है आपकी भूमध्य रेखा, इसे मैं कहता हूँ भूमध्य रेखा या फिर कहता हूँ इक्वेटर। अब ये जो है ये वाले एरिया क्या है, ये आपके पोल हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि एक ये है आपका आर, ये आर नहीं, अरे पूरा ही हटना पड़ेगा, ठीक है। एक भूमध्य रेखा, ये जो है ये दूरी कितनी है, ये आर है, ये सबसे ज्यादा दूरी है पृथ्वी में, सबसे ज्यादा दूरी है वो कहां पर है, वो भूमध्य रेखा पर है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आर की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा होगी। और इसके अलावा अब मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, क्योंकि आपको पता है मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन पृथ्वी जो है वास्तव में इस तरीके से है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, ये दूरी तो ज़्यादा होगी और ये दूरी क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम है तो यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे दूरी कम लगेगी, दूरी कम लगेगी तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल जी का मान यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल जी का यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब इससे बाहर तो जा नहीं सकते, तो जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे होगा मैक्सिमम। अब यहां पे दूरी बढ़ जाती है और यहां पे दूरी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, आर का मान क्या है, यहां पे ज्यादा होगा और जी का मान क्या होगा, यहां पे कम होगा। जी कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो बस यही पूछा है कि कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा, तो न्यूनतम होगा आपका भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा कहां है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो पूजा बताओ, ठीक है, झांसी सिटी ने आंसर दे दिया है। पूजा बता रही भूमध्य रेखा बिल्कुल, सिक्का कुमारी का ए, एएसपी का आंसर ए, पूजा सिंह का, सिक्का कुमारी का, सभी का आंसर ए आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार है 60 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं जहां पे, मैं तो अभी भी धरती पे हूं और मैंने मान लिया मेरा जो भार है वो कितना है, 60 न्यूटन है, ठीक है। अब मुझे चंद्रमा पे ले जाओ, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा पर अगर आप मुझे ले जाओगे भाई, आप को पता नहीं कौन लेके जाएगा, लेकिन मान लो मुझे ले जाया जाता है, तो मेरा भार क्या होगा, तो चंद्रमा पे भार बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पे यही पूछा गया है। अब आपसे अगर मैं ये बात कहूँ कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा पर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, ठीक है। जी का मान 1/6 होता है, इस तरीके से मैं अलग से लिख देता हूँ, पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, ये हमें पता है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने जी की यूज क्यों किया है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे भार के बारे में बताया गया है। तो भार होता क्या है, W बराबर होता है mg, ये तो आप सभी जानते हैं। तो भार ये कहलाता है आपका mg। तो ये ग्रेविटी पर डिपेंड होता है, अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो भार ज़्यादा, ग्रेविटी कम है तो भार कम। अब आप बताओ चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो कम है। किससे कम है, पृथ्वी से कम है। तो यहाँ पे अगर ये 1/6 है तो भार भी तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 का मतलब 61/6, तो W बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10, तो W बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया होगा वो सही है। शिखा कुमारी, पूजा सिंह, पूजा ने बताया न्यूटन, बिल्कुल 10 न्यूटन। एएसपी का आंसर आया डी, एएसपी भाई गलत आंसर है। आंसर क्यों गलत है वो मैंने बता दिया कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो G/6 होता है, और भार जो होता है वो जी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60/6 होगा, यानी 10 न्यूटन। गुरुत्व के कारण त्वरण, ये बता दिए, ये तो अभी बहुत बार यूज हो चुका है। तो गुरुत्व के कारण त्वरण का जो फॉर्मूला होगा इनमें से कौन सा होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। भाई एएसपी तुम लोग यार यहाँ पे यही पूछने आ रहे हो कैसे हो कहाँ से हो, ये पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने से और ज़्यादा अच्छा होगा। भाई पढ़ोगे नहीं तो समझ में आएगा कैसे। किसी का आंसर आ रहा है,
काजल राघव एएसपी का वेलकम, ठीक है। वेलकम तो मुझे करना चाहिए भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे आयो ना। एएसपी वेलकम कर रहे हो, एएसपी तो पहले से है, आए तो अभी आप हो। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, ये होता है G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, पृथ्वी का मास है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये कहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल पूजा का जी एम आर स्क्वायर नहीं होगा पूजा, ए आंसर गलत है। वर्मा जी आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सर मैं इसको अपना एड्रेस ही बता देती हूँ, ये ज़्यादा हलचल पूछने वाला हो रहा। चलिए छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है, अगर सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य और पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्रम से क्या दे रखी है, आर दे रखी है। यानी यहाँ पे देखो, ये क्रमशः में तीनों चीज दे रखी हैं। सूर्य और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम स्मॉल एम, और बीच की दूरी क्या दे रखी है, स्मॉल आर। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण काल के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पे सीधी बात है, ये कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद समझ में ना आए, मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, ये आपका क्या है, एक इलिप्टिकल पाथ है, और इस इलिप्टिकल पाथ में एक जगह पर क्या है, एक जगह पर है सन। तो मैं सन यहाँ पे कर देता हूँ लाल कलर का, ठीक है, एक फोकस पर है सन। अब यहाँ पे पृथ्वी के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वी यहाँ से अपना परिक्रमण काल स्टार्ट करती है। तो पृथ्वी यहाँ से अपना परिक्रमण काल स्टार्ट करती है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, और एक परिक्रमण जो लगता है वो पूरा इस तरीके से घूम के यहीं पर आने पर लगता है, ठीक है। एक जगह से, जिस जगह से स्टार्ट किया उसी जगह पे खत्म कर रही है। तो किया गया कार्य क्या होगा, ये बताना है, बता दीजिए। राधे राधे सर एंड ऑल स्टूडेंट, ठीक है, राधे राधे काजल राघव। झांसी सिटी ने आंसर दिया है सी आंसर। सी क्या है आपका, जी एम एम आर इंटू 2 पाई, जो कि भाई झांसी सिटी आपका गलत है, ठीक है। और किसी का आंसर, कोई आंसर देना चाहेगा इसका। यहां पे मैंने बताया कि जब पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिस जगह से लगा रही है उसी जगह से वापस आएगी। एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है भाई, 365 दिन लगते हैं, या फिर 1 साल लगता है। लेकिन एक पॉइंट से स्टार्ट किया, उसी पॉइंट पर आएगी, ठीक है, 1 साल में। अब बात आती है यहाँ पे कि पूछ क्या रहा है, किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, कार्य यहाँ पे क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। हमें किसी भी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना, इसी की बस नॉर्मल जो पूछा गया है उस पर ध्यान देना है। ना ही हमें कैपिटल जी पे ध्यान देना है, ना ही कैपिटल एम पे, ना कि स्मॉल एम पे। ये दिया गया है गुरुत्वाकर्षण के लिए, लेकिन किया गया कार्य का फॉर्मूला पूछा है, तो कार्य का फॉर्मूला तो बल इंटू विस्थापन होता है। अब मुझे यहां पे बताओ कि जिस जगह से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसी जगह पर एंड करूंगा, तो विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना। मुझसे बोला गया कि मैं यहां हूं और मैं यहां आ गया, तभी तो मेरा विस्थापन होगा कि मैं इस जगह से यहां पे आया हूं। अगर मैंने इस जगह से स्टार्ट किया और यहां आ गया, फिर वापस उसी जगह पे आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन तो 0 हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 0 हुआ। मैं जहां पर था वहीं पर तो खड़ा हूं, बाद में भी पहले की स्थिति भी यही है, बाद की भी स्थिति वही है, चाहे भले मैं घूम के उसी जगह पे आ गया हूं। तो पहले और बाद की स्थिति अगर वही सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे अब बताओ कार्य क्या हो जाएगा, कार्य की वैल्यू यहां पे 0 होगी। आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका ए। हाँ जी पूजा, बिल्कुल 0 आंसर होगा। ऑफलाइन क्लास कौन सी होती है हमारे यहाँ, ऑफलाइन क्लास तो हम लोग सुबह पढ़ाते हैं, बाकी शाम को ऑनलाइन रहती है। काजल पूजा रे कहाँ रही, चल छोड़ो, 0, चलो ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है 0। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, ये सब रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ना मैं नॉर्मली आपको बताए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ,
मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लेके आया ना, ये सेम क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यू का चेंज आता है। अगर 9 गुना है, किसी ने 3 गुना पूछा है, किसी में 4 गुना पूछा है, अगले एग्जाम में हो सकता है 5 गुना पूछे, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो सेम है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका आता है कि मान लो एक काल्पनिक ग्रह, एक आपने ग्रह मान लिया जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। तो जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पे मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के लिए कैपिटल स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, GME/r²। इसको मान लो क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि एक काल्पनिक ग्रह है, तो काल्पनिक ग्रह की मैं बात करूं तो इस काल्पनिक ग्रह का क्या बताना है मुझे, इसका जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। तो ME जो मैं यूज कर रहा हूं पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा आधा। ठीक है, और क्या कह रहा है, त्रिज्या 1/3 है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/3 है, RE/3। अब इसको सॉल्व करना है। G है तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण G कितना होगा, बताइए। आंसर आपको निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा इसका आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग। यहां पर ये वैल्यू तो है ही, अब G1 निकालना है, तो G1 क्या हो जाएगा आपका, G1 हो जाएगा कैपिटल GME/2 अपॉन RE² है तो RE²/9, 3 है तो 9 हो जाएगा। अब यहां पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। आप ASP मुझे आके मिल, मैं बता दूंगा सबके हालचाल, जो आप भी पढ़ा रहे हैं मैं उसी को बाद में देख लूंगी। सर मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना। मुझे लगा ऑफलाइन की बात कर रहे हो, शायद ऑफलाइन क्लास में आते होगे, मुझे जानता नहीं, मैं इतना जानता नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, ऑफलाइन का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लास जो चल रही है इसी को देखना ऑनलाइन ही है, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग बेस पर। पूजा का आंसर आ गया 9/2। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको। होगा क्या, कुछ नहीं है, 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बस इतनी सी बात थी। तो 9/2 हो जाएगा, GME/r² हो जाएगा, RE²। अब जो GME/r² की वैल्यू क्या है, कैपिटल G की स्मॉल जी की वैल्यू है, तो G1 बराबर हो गया 9/2 G, बस। तो कितना आंसर आएगा, 9/2 G आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आता है। ये नॉर्मली क्वेश्चन आपके लगते हैं कि टफ होंगे, कि ये दुगना कर दो, उसको 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूले पता है ना, फॉर्मूला अगर पता होगा, आप फॉर्मूले को बस नॉर्मल रखते चले जाओगे, आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। यहाँ कुछ भी वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है कि भाई इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू को रखना है, रखने से ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे बस पृथ्वी की त्रिज्या के आधा कर, क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर देखो कि अगर मैं इसको नॉर्मल करता, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, नॉर्मली मैं करता तो भी आपका आंसर बता देता कि इसका आंसर ये होगा। अब बात करते हैं आगे, बिल्कुल शिखा कुमारी भी आंसर होगा आगे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा, बस ये अभी मैंने बता दिया कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी पर एक भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ये आपका ध्रुव, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव, और ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है। ये आपकी भूमध्य रेखा है जिसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा, तो ये बता दो जी का मान क्या होगा। ये वैल्यू जो है यहाँ पर, ये आर वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और आपको पता है जी की मान क्या होता है, GM/r² होता है। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, तो अगर भूमध्य रेखा पर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम होगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी का मान होगा कम। ठीक है, और जहां पर जी का मान कम होगा तो भार क्या होगा, भार भी उस जगह पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो भार भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पे देखो, ये जो है जी का मान, यहां पे आर क्या है, आर होता है ये कम, और कम होता है, तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर जी का मान है ज्यादा तो W बराबर mg होता है, तो W क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर कहेंगे बढ़ेगा। इतनी सी बात है कि भूमध्य रेखा पर जो आपकी रेडियस है वो ज्यादा होती है, और ध्रुव जो होते हैं वहां पर रेडियस होती है कम। तो इस वजह से यहां पर जी का मान, यानी भूमध्य रेखा पर रेडियस ज्यादा हो जाने की वजह से जी का मान क्या होता है, कम होता है, और वहां
ध्रुवों पर रेडियस कम होने की वजह से जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी ज्यादा होता है। और जहां पर जी का मान ज्यादा वहां भार ज्यादा, जहां पे जी का मान कम वहां पे भार कम। इतनी बात है। अब बता दो आंसर क्या होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ए हो जाएगा गलत। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर, बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा और कम है तो भार कम और ज्यादा ही होगा। डी कहता है ध्रुवों पर पिंड का भार शून्य होगा, शून्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि जी अगर जीरो होगा, शून्य कब होगा, जब आप ऊपर होगे यानी आसमान में होते हो, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती ही नहीं है, जीरो होती है, तो वहां पे क्या भारहीनता महसूस होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर होगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही है। अधिक होगा बिल्कुल झांसी सिटी का डी आंसर। डी आंसर नहीं होगा, भार शून्य नहीं होगा। भार शून्य कब होगा, जब आप स्पेस में होते हो, तो स्पेस में जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी का मान जीरो होता है, और जीरो होगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, भार जीरो हो जाएगा, तो भारहीनता अपने आप ही महसूस होगी। लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ भार तो होगा, पृथ्वी के अंदर हो तो भार तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो भार क्या होगा, अगर आप भूमध्य रेखा पर हो तो आपको इतना भार महसूस नहीं होगा जितना आपको ध्रुवों पर महसूस होगा। ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते आपकी जो यहाँ पर रेडियस है, वो रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दूरी हो जाती है कम। अगर दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगा, दूरी कम होने से जी का वैल्यू जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी का मान कम, और आर की वैल्यू कम है तो जी का मान ज्यादा। तो यहाँ पे देखो भूमध्य रेखा पर आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी का मान कम होगा, और ध्रुवों पर आर की वैल्यू क्या है, कम है, तो जी का मान ज्यादा होगा। और जी के मान पर डिपेंड करता है भार, क्योंकि भार का वो फॉर्मूला होता है एम जी। अगर जी का मान ज्यादा है तो भार भी ज्यादा होगा, और जी का मान कम है तो भार भी कम होगा। ठीक है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कौन गूगल से कौन क्या है। अब बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है, जो भी गूगल से है या मुझे नहीं पता, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। बाकी आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन कहता है कि आपका मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल कहते हैं जिसे, फ्री फॉल का मतलब है मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है। चार ऑप्शन है, वातावरण में, वायु में, समुद्र में, या फिर निर्वात में। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा निर्वात। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। मुक्त रूप से यानी फ्री फॉल रूप से कोई अगर वस्तु गिरती है तो वस्तु वहां पर निर्वात में होगी। तो कोई भी वस्तु अगर निर्वात में होगी वहां पर क्या होगा, वो मुक्त रूप से गिर सकती है, क्योंकि वहां पर वस्तु के साथ में क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वस्तु वहां पर आसानी से या फिर फ्री फॉल रूप से गिरती रहेगी। तो ए जो है यहाँ पे वातावरण हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो। हाँ? चलो, वातावरण, वायु पर भी होगे तब भी क्या होगा, तब भी वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। समुद्र में होगे तब भी वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिरती है तो वहां पर वस्तु का जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और जिन लोगों को यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि कोई आ गया था, मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसके आंसर मैं उन्हें दे रहा था, जिस वजह से आंसर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब आपको आवाज आ रही होगी, क्योंकि अब आपके ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। इसके आगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हाँ वो अगर कराने लायक हैं तो मैं उनको लेके आऊंगा, वरना किसी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, बाकी ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आज ही करा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन और ऐसा लगता है कि हाँ इसको कराना जरूरी है, या फिर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा, जिससे कि आपके ग्रेविटेशन की अगली क्लास सेकंड हो जाएगी। अगर मुझे नहीं लगता है तो मैं यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ में, यानी फिजिक्स का एक नए टॉपिक लेके आऊंगा, जिससे आप
कहते हैं ना कि वैसे भी कई लोग यहाँ पे आज बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं होगा ग्रेविटेशन को इतने अच्छे तरीके से। ठीक है गुरुजी कल इंग्लिश लाना। बेहतरीन, ठीक है भाई, बेहतरीन क्लास है, ये बेहतरीन क्लास है। और यहाँ पे जो उबासी होती है ना, उबासी का साइन क्यों यूज करते हो फिर? उबासी का जो साइन यूज कर रहे हो उसका मतलब बताओ भाई। ठीक है क्लास आपको कैसी लगी ये बात आपको पता है, ये आपको फीडबैक आपको ही देना है क्योंकि, और जितने साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को जो वीडियो हैं या जो क्लास चल रही है इसको शेयर जरूर कर दें जिससे कि आपके जो साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड नहीं, बाकी जितने भी आपके वीडियो हैं उन वीडियोस को आप देखोगे तो उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने लेके आता हूँ जिससे कि आपको पता चल पाए कि जो लेवल रहता है चाहे वो आपका ALP का लेवल हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, टेक्नीशियन का हो या कोई भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, उनका जो लेवल रहता है वो यही रहता है सेम, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है तो आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने साथियों में और उनको बताना है कि रेलवे के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर है, लेकिन अभी चैप्टर वाइज है। बाकी जब चैप्टर वाइज यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड आपकी थी चैप्टर वाइज कराने की तो मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर वाइज यहाँ पे खत्म हो जाएंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन और आगे बन सकते हैं। ठीक है जी भाई, अरे हरिओम से बड़े बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत यानी यूपी पुलिस की क्लासेस जब से खत्म हुई हैं उसके बाद से आप मुझे आज ही देख रहे हो। भाई इतने दिन से कहाँ थे सर? 2 दिन से सोया नहीं हूं इसलिए। कोई बात नहीं है भाई, तुम लोग 2 दिन से नहीं सोए हो, हम लोग बहुत ही कम सो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे 11 बजे 10:30 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, उसके बाद थोड़ा सा मीटिंग रहती है, फिर उसके बाद में पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद में हम लोग सो पाते हैं। आपके लिए हम लोग रात में 2-2 बजे तक पढ़ते हैं और आपको 1 घंटे में ही ऐसा लगता है कि भाई सर क्लास छोड़ो, क्लास खत्म करो, लड़ना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। हर टीचर, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, जहां से भी आप पढ़ते होगे वो कितनी मेहनत करता होगा, जब भी क्लास खत्म होती है क्लास के बाद उसे फिर से पढ़ना होता है। हम लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने के बाद में उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने के बाद में उनका रिव्यू करना कि हाँ इन क्वेश्चंस को रखना है, इन क्वेश्चंस को हटाना है। हटाने के बाद में फिर आपके सामने पीपीटी बन के आती है और पीपीटी जो भले ही आपको लगता है नॉर्मल है, वास्तव में हम भी कहते हैं चलो ठीक है नॉर्मल है, लेकिन ये बनती तो है ही ना, टाइप तो होती है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और यहाँ पे आप लोग आते हो उस 1 घंटे में हम लोगों की जो 6 घंटे की, उससे पहले की 6 घंटे की जो मेहनत है उस पर पानी फेर के चले जाते हो, आप लड़ने लग जाते हो। ठीक, उस लड़ने के पीछे आप अपना अगर उस जगह लड़ना छोड़ दो ना, तो वहां पे ये देखो कि हम भी तो आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए इस टाइम पे रात में 9 बजे, भाई कोई भी रात में 9 बजे आपके लिए पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आप फालतू में पता नहीं क्यों कभी जेलसी, कभी कुछ। आज भी सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से बस क्लासेस में लड़ाई चल रही है, पता नहीं क्यों। सर मुझे तो अलग से पढ़ाया करो इनके साथ वही अलग से यहाँ पे क्या होता है, अलग से कोई अब मैं प्राइवेट वीडियो बना के यहाँ पे भेजा करूँ, ये जो है वो सामने है, यहीं पर है। और अगर अलग से पढ़ना है भाई झांसी से, अगर आप यहाँ आ सको, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ते रहें, तो ऑनलाइन क्लास में बेस्ट रहेगा। तो आपके सामने मैं रोजाना आता ही हूँ। बाकी वही मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं और लड़ाई झगड़ों से क्या, अब ये वो वाली नोक झोंक तो है नहीं है कि ठीक है चल जाएगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं हो तो पता नहीं मैं अनजान लोगों से कैसे लड़ जाते हैं। हम लोग दोस्तों में ही लड़ाई होती है क्योंकि हम उससे जानते हैं ये किससे चढ़ेगा, जिसे जानते ही नहीं है उसका रिप्लाई ही क्यों करना। बात यह आती है कि मैं अगर आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आप मुझे पढ़ने आ रहे हो इसलिए मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं रोड पे निकल जाऊँ, मैं किसी को नहीं जानता, मैं क्यों रिप्लाई करूँगा किसी को। दूसरा, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो अगर किसी ने एक वर्ड बोल दिया है तो वहां पर इग्नोर बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका होता है। किसी को कहते ना सबसे बेस्ट तरीका है इग्नोर करने का। क्यों? इग्नोर करने से ज्यादा चिड़न होती है कि इसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया। तो आप लोग इग्नोर करो, लड़ाइयां नहीं होंगी।
अरे फीस यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं हो रही है, फीस कितनी है झांसी, पहले तो ये बताओ झांसी सिटी, आज ये जो भी हैं, यहाँ तक है, पहले तो आपको यहाँ पे फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद का मतलब है आगरा के पास में, तो आगरा के पास आप कैसे आओगे इतनी दूर से, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर झांसी सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ बेस्ट है। बाकी आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस के लिए आपको 9 बजे क्लास मिलती है। जीएस के लिए आप चाहें मेरे से सुबह एसएससी जीडी में पढ़ सकते हो, या फिर शाम को आपकी रेलवे की क्लास जो चलती है जीएस के लिए वो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो जो सारी क्लासेस आपकी चली रही हैं, पैटर्न अलग अलग होते हैं, सिलेबस सेम रहता है। तो पैटर्न जीडी का उठा लो, वहाँ पे पैटर्न वही हो, पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा लेकिन सिलेबस तो वही है ना, चाहे आप एसएससी जीडी में पढ़ लो चाहे आप रेलवे में पढ़ लो, लेकिन दोनों क्लासेस चलती हैं, आप लोग दोनों में आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए और अच्छा सा रहता है। आदित्य चौधरी, मैं यहाँ पे इतनी देर से एक ही बात बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझना चाहते हो, चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाओ। यहाँ पे हर चीज़ को कहते हैं ना बच्चे लेवल वाला, कि वो हम लोग बचपन में होते थे ना क्लासेस में, तो सर इसने मेरी चॉकलेट ले ली, इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरी रबड़ ले ली, इसने इरेजर ले लिया, हम हर चीज़ पे लड़ते थे, इसने मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया, ऐसे लड़ते हो। अगर ऐसे क्यों, पता नहीं क्यों लड़ रहे हो, क्यों क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं निकलता भाई, इसका एक ही मतलब है, एक ही सॉल्यूशन निकालना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही फोकस है, वो है हमारी जॉब। मुझे जॉब लगानी है, मुझे जॉब के लिए पढ़ना है। अगर आप जॉब के लिए भी नहीं पढ़ रहे हो तो कह सकते हो कि हमें अपने लिए पढ़ना है, फोकस रखो उस चीज़ पे। अगर इधर उधर की चीज़ों पे अगर फोकस रखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे फिर चीज़ों को। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बहुत समझा चुका हूँ। रोजाना क्या कि आपको यहाँ पे बस यही, देखो अगर यहाँ फालतू की बातें चलेंगी मैं यहाँ पे ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ अपनी क्लास में, बाकी सारे जितने भी टीचर हैं सब लोग ब्लॉक करते हैं, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मेरी क्लास में इस तरीके की पागलपंती चलेगी तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर भी दूंगा। इसलिए यहाँ पर लड़ो मत, वही बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हैं वो करते रहें, क्योंकि मैं भी बस कह ही सकता हूँ, मैं भी बस समझा ही सकता हूँ, बाकी जो करना है आप करो, जो भी है। कोई भी किसी से क्या करना। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी लड़ाई जारी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इस बात से। बाकी मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया है। क्लासेस इसी टाइम पे होती हैं, 9 बजे क्लास होती है आपकी एसएससी जीडी के लिए। जो क्लास होती है वो 9 बजे से शुरू होती है सुबह, जिसमें 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास, फिर मैथ्स की क्लास, उसके बाद 12 बजे जो क्लास होती है वो मेरी क्लास होती है जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। बाकी शाम को जो क्लासेस होती हैं जिसमें आदित्य सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं रेलवे के लिए, और उसके बाद में 7:30 बजे जो क्लास होती है मैथ्स की क्लास होती है, और 9 बजे क्लास होती है वो मैं साइंस को पढ़ाता हूँ। साइंस में अभी जो चल रहा है वो फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। ऐसी तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं आप उनको शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपके अपने साथी हैं जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए सीरियस हैं, उन लोगों के लिए क्लास है। बाकी जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।